हेलो। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था प्लाज्मा, ठीक है। तो ब्लड सेल्स कैसे कैसे बनती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की। किसकी बात करते हैं? आरबीसी की। आरबीसी को ही हमने क्या बोला था? एरेथ्रोसाइट भी बोला था। क्या बोला था? एरेथ्रोसाइट भी बोला था, ठीक है। तो आज आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर होंगे और जो आपको कन्फ्यूज़न नहीं आए होंगे अभी वो थोड़ी देर में आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आरबीसी की बात करें तो ये कैसे कैसे पहले इसका पढ़ते कि पहले इसका प्रोडक्शन होता कैसा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास रेड बोन मैरो होती है। क्या होती है? बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स इतनी खतरनाक और इतनी जादुई हैं, खतरनाक नहीं बोल सकते, बहुत अच्छी हैं। ये क्या करती हैं? इनका जादुई काम क्या है? ये क्या करती हैं? इनमें माइटोसिस की जो प्रोसेस है, मतलब सेल डिवीज़न की जो प्रोसेस है, वो चलते रहती है, केवल नर्वस टिश्यू को छोड़ के। नर्वस सेल्स कुछ ऐसी होती है ना जिनमें रुक जाती है, लेकिन ये स्टेम सेल्स ऐसी होती हैं जो कोई भी बॉडी की सेल्स बना सकती हैं। मतलब इनके पास इतनी पावर है, चाहे वो आरबीसी हो और चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्टेम सेल करती क्या है। तो ये स्टेम सेल जब डिवाइड होती हैं पहले तो एक दूसरा स्टेम सेल बना लेती हैं, ठीक है। कुछ क्या करती हैं? कुछ अपने ही जैसे सेल्स बना लेती हैं स्टेम सेल्स, ठीक है। और कुछ क्या करती हैं? जैसे इसने बना दी, अभी आरबीसी की बात कर रहे हैं तो आरबीसी, ऐसे ही डब्ल्यूबीसी। अब ये स्टेम सेल्स आगे क्या काम करेगा? स्टेम सेल्स ने ही दूसरी स्टेम सेल बनाई तो ये भी आगे क्या करेगा? स्टेम सेल्स बनाएगा और आरबीसी बनाएगा या दूसरी कोई भी सेल बनाएगा। तो स्टेम सेल के इस प्रोसेस को, इसी क्वालिटी को क्या बोलते हैं हम? प्लूरिपोटेंट सेल भी बोल सकते हैं हम इनको। क्या बोल सकते हैं? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स भी बोल सकते हैं। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होती हैं? वो सेल्स जो अपने जैसी सेल्स और कुछ हमारी जो ब्लड सेल्स या बॉडी की कोई भी सेल अगर किसी के पास बनाने की पावर है तो वो किसके पास है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के पास में। तो अब क्या करा इन्होंने? बना दी आरबीसी, ठीक है। कैसे? लेकिन आरबीसी बनना इतना आसान तो नहीं है। तो एक हमारे पास जो सबसे पहले कौन सी सेल बोलेंगे हम उसको? एक होती है इरेथ्रॉइड सेल्स। इरेथ्रॉइड सेल्स, सॉरी आज पता नहीं मैं 3 L क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इरेथ्रॉइड सेल, अगर हम इरेथ्रॉइड सेल बोलें तो इरेथ्रॉइड सेल ही जिम्मेदार होती है किसको बनाने के लिए? आरबीसी को बनाने के लिए। तो ये इरेथ्रॉइड सेल कैसे बनाती है? मतलब इसको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो इसको 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी के लिए कौन सा विटामिन या कौन सा न्यूट्रिएंट जिम्मेदार है। तो उसमें मैंने दिया था आपको फॉलिक एसिड। क्या बोला था? फॉलिक एसिड, ठीक है। ये इरेथ्रॉइड सेल कब प्रोडक्शन करेंगे? जब इसके पास क्या होगा? फॉलिक एसिड। ये क्वेश्चन है 100 रुपये का, ठीक है। 100 रुपीज़ का क्वेश्चन है फॉलिक एसिड, ठीक। अब मैं दूसरी चीज़ बोलता हूँ। मैंने कहा इरेथ्रोसाइड बन गए। क्या बन गए? इरेथ्रॉइड ने इरेथ्रोसाइड्स बना लिए, मतलब आरबीसी बना लिए। तो इनका जब मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन कैसे होता है अभी हम पढ़ेंगे इसको। तो इरेथ्रोसाइड जब मैच्योरेशन और बाकी डेवलपमेंट के लिए 2 और विटामिन चाहिए जिसको बोलते हैं क्या? B9, विटामिन B9 और विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B9 और B12 क्या चाहिए? इरेथ्रोसाइड को और मैच्योर होने के लिए चाहिए। तो अगर आपको प्रोडक्शन कौन करता है तो उसके लिए फॉलिक एसिड ज़रूरी है। और अगर ये दोनों चीज़ें कम हुई हैं तो उसके लिए आपको ये दोनों चीज़ें कम हुई है, मतलब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली है। अब बनता कैसे है ये ध्यान देंगे, कैसे बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा? सबसे पहले इरेथ्रोसाइट्स, जब ये इरेथ्रॉइड सेल बना रही थी तो इनके पास एक किडनी, एक स्पेशल टाइप का एंजाइम बोलो या स्पेशल टाइप का हार्मोन बोलो, वो भेजती है, उसको बोलते हैं इरेथ्रोपोइटिन। क्या बोलती है? इरेथ्रोपोइटिन, ठीक है। ये इरेथ्रोपोइटिन आके क्या करता है? इरेथ्रोपोइटिन और B9 और B12 और फॉलिक एसिड मिलके क्या करते हैं? आरबीसी को बनाने का काम करते हैं। अब कैसे बनाते हैं भैया? एक्चुअली होता क्या है, सपोज ये है आपके पास एक आरबीसी, सॉरी इरेथ्रॉइड सेल, ठीक है। ये क्या है? एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है।
अब क्या होता है, जैसे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इरिथ्रोपोइटिन, B9, B12 वगैरह मिल जाती हैं, तो ये क्या हो जाता है, जब मिच्योर हो जाता है, इरेथ्रॉइड सेल से मिच्योर हो जाता है, तो ये क्या कर देता है, अपना न्यूक्लियस बाहर फेंक देता है, ठीक है, और ये बन जाती है हमारी इरेथ्रोसाइट, या इसको बोलेंगे हम आरबीसी, बिना न्यूक्लियस की। इसीलिए आता है कि कौन से, और ये इसको 500 रुपये का क्वेश्चन समझ लीजिए, कौन सी सेल्स के अंदर इसमें से न्यूक्लियस नहीं है, तो आरबीसी के अंदर। जब आरबीसी मिच्योर हो जाती है तो उसके अंदर सेल्स नहीं प्रेजेंट होती। ठीक हो गया, तो इतनी बात हमने पढ़ ली। ये इरेथ्रॉइड सेल ही एक और काम करता है, यहीं पे आपको दूसरी चीज़ बता देता हूँ। ये इरेथ्रॉइड सेल्स ही क्या करता है, एक बहुत बड़ी सेल्स बना लेता है। क्या करता है, बहुत बड़ी सेल्स बना लेता है। ये इरेथ्रॉइड सेल ही बहुत बड़ी सेल बना लेता है, जिसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं इसको। बहुत में आपने सिंपल सा मेगा कैरियोसाइट पढ़ लिया होगा, कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है, और बहुत सारे, चाहे आप रोजन विल्सन और बाकी सारी बुक्स ले लो, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो हम डीप में पढ़ लेंगे अभी। ठीक है, अब मेगा कैरियोसाइट क्या होती है, एक बहुत बड़ी सेल होती है। मतलब सेल क्या होती है, बहुत बड़ी सेल होती है, इसका न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा होता है। सेल बड़ी है तो न्यूक्लियस भी बड़ा होगा। अब ये मेगा कैरियोसाइट क्या करती है, ये बहुत छोटे छोटे, मतलब ये समझ लो आप 2000 से 3000 छोटे छोटे पार्ट्स में, टुकड़ों में टूट जाती है, कुछ ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इन्हीं को बोलते हो आप थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट। क्लियर हो गया इतना? तो इरेथ्रॉइड सेल से हमारी दो सेल्स बनी, एक तो बनी इरेथ्रोसाइट, एक बनी मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट ने क्या करा, जो बहुत बड़ी सेल बनी थी वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गई। जब वो टूटी तब उसको हमने बोला, क्या बोला, प्लेटलेट। तो प्लेटलेट के बारे में 1000 रुपये का क्वेश्चन क्या है कि प्लेटलेट एक सेल नहीं है, वो क्या है, एक सेल फ्रेगमेंट है। ठीक है, इनमें से हम एक को निकाल देंगे, ये पूरी एक सेल थी। अब इसका जो एक पार्ट है, ये 2000 से 3000 पार्ट्स में टूटी, ये जो उसका एक पार्ट होगा यही प्लेटलेट्स कहलाएगा। तो ये एक पूरी सेल नहीं है। तो कभी भी हम क्या करते हैं, मतलब बहुत जगह पे सेल्स में लिखते हैं इसको, लेकिन अगर हमको पता है, नॉलेज है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सेल नहीं है, सेल फ्रेगमेंट है। तो और कौन बना रहा है इसको, इरेथ्रॉइड सेल ही बना रही है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे इरेथ्रॉइड मतलब सर इरेथ्रोसाइट ही बनाएगी। ठीक है, तो इरेथ्रॉइड अलग है और इरेथ्रोसाइट अलग है। क्लियर हो गया? साइट मतलब सेल, और इरेथ्रोसाइट कब बनती है, आरबीसी के बारे में हमने पढ़ लिया, जब उसका न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो प्लेटलेट्स के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम आरबीसी की ही बात करते हैं। अब आरबीसी क्या करती है, ध्यान से देखते हैं। आरबीसी के बारे में सबसे पहली बात, ये कैसी होती है, बाइकॉनकेव। इसके बारे में क्या, कैसी होती है, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है इसका, पहली बात। दूसरी बात, इसमें न्यूक्लियस कैसा रहता है, ये हम आरबीसी पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, आरबीसी। दूसरी बात क्या, इसका न्यूक्लियस रहता है इसमें, एब्सेंट रहता है। ठीक है, तीसरी बात इसके बारे में क्या लिखेंगे हम, तीसरी बात, इसका जो डायामीटर होता है, क्या होता है, डायामीटर बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 माइक्रोन या म्यू का समझ सकते हैं आप। ठीक है, माइक्रोन लिख लीजिए। चौथी बात इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, चौथी बात ये है कि इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अमाउंट है ना, अमाउंट कितना होता है। तो मेल में तो ये 5 मिलियन के आसपास, 5.5 या 5.45 के आसपास। ठीक है, 5.5 मिलियन रहती है, किसमें, नॉर्मल, ये मेल की बात करी हमने। फीमेल में कितनी रहती है, फीमेल में इसकी संख्या थोड़ी सी कम होती है, 4.8 मिलियन। ये किस में बोला मैंने, मिलियन, माइक्रोलीटर में। ठीक है, माइक्रोलीटर में। ठीक है, माइक्रोलीटर में इसका इतना अमाउंट रहता है। अगर हम एक क्यूब लें तो एक क्यूब के अंदर इतने आएंगे सेल्स। अब पांचवी बात क्या इंपॉर्टेंट है, पांचवी बात इंपॉर्टेंट है कि जो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, जो कि आरबीसी का 33% कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हीमोग्लोबिन। मतलब जो आरबीसी बनी है ना, बाइकॉनकेव बनी है, मतलब पहले निकलती तो ऐसे है, लेकिन जब इसके अंदर से न्यूक्लियस निकल जाता है तो कुछ ये बीच में से बाइकॉनकेव हो जाती है और कुछ इस तरीके से बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बाइकॉनकेव बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो ये जो इसके अंदर जो, अब ये रेड क्यों दिखती है आपको, ये भी बताते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, हीम पिगमेंट रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। तो
कितना रहता है हीमोग्लोबिन? 33% हीमोग्लोबिन ही रहता है किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद 33 कंस्टिट्यूटेड बाय एचबी। ठीक, छठी बात क्या होगी इसके बारे में? हर एक, ये तो हमने बोला कि इतना परसेंट रहता है। अगर मैं बोलूं कि एक हीम इसके अंदर कितने, अगर काउंट करूं मैं कितने हीमोग्लोबिन होंगे, तो कितने रहते हैं? ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने कॉन्स्टिट्यूट 280 मिलियन। सॉरी, ईच आरबीसी, आरबीसी के अंदर होंगे ना। ईच आरबीसी मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट 280 मिलियन हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो एक आरबीसी के अंदर क्या होंगे? 280 मिलियन हीमोग्लोबिन है। सेवंथ पॉइंट क्या आएगा इसके अंदर? सेवंथ पॉइंट क्या आएगा कि इसके अंदर हर हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, आरबीसी के अंदर नहीं। 4 हीम, एक मतलब मैं लिख सकता हूँ कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होते हैं? 4 हीम चेन होती है। क्या होती है? 4 हीम की चेन होती है और एक होती है ग्लोबुलिन की चेन। ठीक है, एक हीम की चेन होती है और 4 क्या होती है? किसकी चेन होती है? हीम की चेन होती है, एक होती है ग्लोबुलिन की चेन। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं। अब जो 4 हमने हीम की बात करी, क्योंकि ग्लोबुलिन के बारे में हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते, ये एक प्रोटीन है और बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। हीम के बारे में हम बात करें तो ये हीम कैसे बनता है? अब एक हीम के बारे में बात करें तो एक हीम भी ऐसे बनता है, उसके चारों तरफ क्या होता है? फेरस होता है ना। फेरस मतलब आयरन का बना हुआ होता है। क्या रहता है? आयरन का बना हुआ रहता है और पिगमेंट का बना हुआ रहता है। तो ये एक हीमोग्लोबिन के पास क्या होते हैं? 4 आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये हमारा 8वां पॉइंट हो गया कि एक हीम के पास, सॉरी ये मैंने हीमोग्लोबिन लिखा है, एक हीम के पास क्या होते हैं? 4 आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं। देख रहे हैं ना, चारों, ये एक हीम है, इसके पास चारों क्या लगे हुए हैं? हीमोग्लोबिन, सॉरी आयरन लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और। अब हम क्या बात करेंगे? ये हमने बात कर ली सिंपल आरबीसी के बारे में और हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, अब हम ये जैसे आरबीसी बन गई, बॉडी में पहुंच गई, बॉडी में पहुंचने के बाद इसका जो लाइफ स्पेन रहता है, अगली बात इसके बारे में है, वो रहती है 120 डेज। मतलब ये जैसे इसका स्ट्रक्चर था, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर था। इसकी मेम्ब्रेन क्या होती है? जैसे जैसे बॉडी की कैपिलरीज में जाती है तो इसकी पतली होते जाती है, काफ़ी पतली होते जाएगी फिर। ठीक है, इससे भी और पतली हो जाएगी। ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन घिसते रहती है, मतलब जैसे सपोज ये है तो इसकी मेम्ब्रेन क्या होगी? घिसते रहेगी, घिसते रहेगी, घिसते रहेगी। 120 डेज़ के आसपास जब इसकी बहुत बुरी तरीके से जो मेम्ब्रेन है वो बहुत अच्छे से घिस चुकी होती है, तो ये पूरी की पूरी आरबीसी कहाँ पहुँच जाती है? स्प्लीन में पहुँच जाती है। स्प्लीन के बारे में हमने खास बात क्या पढ़ी थी कि इसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो 2 चीज़ें हो जाती है यहाँ पे, एक तो हीम बन जाता है और एक ग्लोबुलिन अलग हो जाता है। मतलब स्प्लीन के अंदर जैसे सपोज ये आरबीसी आ रही है, ये पतली होती गई, स्प्लीन के अंदर भी और भी नैरो होते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर जैसे ही घुसेगी तो और ये रप्चर हो जाती है। ठीक है, अब ये आरबीसी हो गई रप्चर। रप्चर होने के बाद 2 चीज़ें बन गई, एक तो बन गया हीम, एक हो गया ग्लोबुलिन। ये ग्लोबुलिन तो बॉडी में जाके अब्जॉर्ब हो गया, हमारे पास हीम बचा। अब ये हीम का क्या करना है हमने? अब ये हीम हमने बोला कि किस किस पे टूट जाता है, किस में है? अभी ये किस में है? स्प्लीन के अंदर है। अब ये कहाँ जाएगा फिर? कहाँ जाएगा फिर? लीवर में जाएगा। हीम यहाँ पे क्या बन जाता है? बिलिरुबिन बन जाता है। लीवर में जाता है, यहाँ पे अनकंजुगेटेड रहता है। ठीक है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन रहता है। लीवर में जाने के बाद ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, कंजुगेटेड, जैसे लीवर में कंजुगेटेड बन जाता है तो फिर ये कहाँ आ जाता है? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या करता है? जैसे इंटेस्टाइन में आता है तो फिर यहाँ से आधा तो अब्जॉर्ब हो जाता है। अब्जॉर्ब होने के बाद फिर से कहाँ पहुँच जाएगा? अब्जॉर्ब होगा मतलब ब्लड में जाएगा,
ब्लड से कहाँ जाएगा, किडनी में, अब्जॉर्ब होने के बाद किडनी में चले गया और किडनी से फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया, ठीक है। दूसरी चीज़, आधा अब्जॉर्ब हो गया था और आधा कहाँ चले गया, इंटेस्टाइन में ही है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन से क्या करेगा, स्टूल के साथ बाहर निकल जाएगा, स्टूल के साथ बाहर निकल जाएगा। तो ज़्यादातर जो अमाउंट रहता है इसका अब्जॉर्ब होता है, मतलब 60 से लेके 80% तक इसका अब्जॉर्ब होता है अमाउंट, ठीक है। उसको बोलते हैं स्टार्कोबिलिन, ठीक है, स्टार्कोबिलिन। और यूरोबिलिन कहाँ अब्जॉर्ब होके किडनी में जाता है, उसको बोलते हैं यूरोबिलिन, ठीक है। और ये बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सा आपको समझना है कि आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 डेज है। जैसे ही 120 डेज हो गई तो फिर क्या करती है, वो टूटने के लिए कहाँ जाती है, स्प्लीन के पास। स्प्लीन से टूट के हीम बनता है और वो बिलरुबिन बना देता है, कहाँ पे, लीवर के पास में। ये लीवर क्या करता है, बिलरुबिन तो यहीं पे बन जाता है स्प्लीन में, लेकिन वो अनकंजुगेटेड फॉर्म में रहता है। कंजुगेटेड फॉर्म में कहाँ बनता है, लीवर में, चाहे जाके कंजुगेशन हो जाता है, उसका मतलब और अच्छा बन जाता है, वो फिल्टर हो जाता है। उसके बाद इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में पहुंचा, वहाँ से आधा तो हो गया अब्जॉर्ब और आधा बन गया क्या, स्टार्कोबिलिन। स्टार्कोबिलिन मतलब वही इंटेस्टाइन में है, जो इंटेस्टाइन में है मतलब अब जो भी स्टूल आएगा उसके साथ तो बाहर निकल जाएगा। स्टूल को कलर भी कौन देता है, स्टार्कोबिलिन देता है, ठीक है, स्टार्कोबिलिन देता है। अब जो आधा अब्जॉर्ब हुआ है वो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। ब्लड कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा। किडनी से क्या निकलेगा, यूरिन निकलेगा। तो जो बचा हुआ 20% रहता है, वो बचा हुआ कहाँ से निकलता है, यूरिन के थ्रू निकलता है, ठीक है। तो ऐसे बिलरुबिन हमारा किससे बनता है, आरबीसी से, कहीं ना कहीं आरबीसी से मिलके बन रहा है। तो ये थी आरबीसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्लियर हो गया। अब हमने 2-3 चीज़ें इसके बारे में पढ़ ली थी, अब 2-4 चीज़ें और पढ़ लेते हैं। क्या, अब हम पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया आरबीसी के बारे में। अब पढ़ते हैं हम डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी को हमने क्या बोला था, ल्यूकोसाइड बोला था। यहीं पे आपके कन्फ्यूज़न थे बहुत सारे, तो उनको दूर करते हैं, चलिए, ठीक है। अब ल्यूकोसाइड भी 2 तरीके के, पहला इसका कलर बताता हूँ मैं। डब्ल्यूबीसी का मतलब आप लोग समझते होंगे ये वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा आप अगर समझते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, ठीक है। इनका जो कोई भी कलर नहीं होता, ठीक है, ये होते हैं कलरलेस। क्या होते हैं, कलरलेस, या इसको स्ट्रॉ कलर भी बोल सकते हैं हम, स्ट्रॉ कलर, ठीक है। तो स्ट्रॉ कलर या कलरलेस होते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि कलरलेस ब्लड सेल्स, ठीक है, या स्ट्रॉ ब्लड सेल्स, ऐसा नहीं बोल सकते, स्ट्रॉ कलर ब्लड सेल्स नहीं बोल सकते। तो हमने इसको क्या बोल दिया, सिंपली हमने बोल दिया वाइट ब्लड सेल। एक्चुअली ये होते हैं क्या, ये होते हैं कलरलेस, ठीक। दूसरी बात इनके बारे में क्या पढ़ेंगे हम, डब्ल्यूबीसी के बारे में, ये होते हैं 2 तरीके के, ठीक है। हमने पढ़ लिया था कि डब्ल्यूबीसी कैसे बन रही, नहीं, अच्छा, इनके बारे में नहीं पढ़ा था। अब आपने सुना होगा जैसे स्टेम सेल होती है हमारी, हमने पढ़ा था बोन मैरो के अंदर होती है स्टेम सेल। तो स्टेम सेल क्या करती है, एक स्पेशल टाइप की सेल बनाती है जिसको बोलते हैं माइलॉइड सेल। क्या बोलते हैं, माइलॉइड सेल। ये माइलॉइड सेल थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होती है, ठीक है। माइलॉइड सेल का काम क्या है, इस माइलॉइड सेल का काम होता है 2 तरीके की सेल्स बनाना। कुछ तो ग्रेन्यूलोसाइट बना देती है, ये क्या बना देती है, ग्रेन्यूलोसाइट, और कुछ बना देती है अग्रेन्यूलोसाइट। अब क्यों करती है ये ऐसा, ठीक है, ये तो हमको पता नहीं, लेकिन ग्रेन्यूलोसाइट क्या होते हैं वो तो हमको पता होना चाहिए। तो ग्रेन्यूलोसाइट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सेल है, ठीक है, ग्रेन्यूल्स इसमें क्या होते हैं, ऐसे ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, इसके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होंगे, ग्रेन्यूल्स। अब ये ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है, कुछ ग्रेन्यूल्स वो होते हैं जो कलर को अब्जॉर्ब करते हैं। सिंपल आप भाषा में समझ लीजिए इसको, कलर को अब्जॉर्ब करने वाले, ठीक है, आप लिख लेना, कलर को अब्जॉर्ब करते हैं जो। या अगर हम इनके ऊपर कोई भी डाई डालें तो ये क्या हो जाएंगे, कलर, इनमें कलर आ जाएगा। जबकि एग्रेन्युलोसाइट को आप ब्लैक एंड वाइट मूवी की तरह समझ लीजिए, इन पे आप कलर डालो, कुछ भी डालो, ये कलरलेस, कलरफुल होने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो आप ग्रेन्युलोसाइट को कलरफुल सोच सकते हो और एग्रेन्युलोसाइट को कलरलेस, ठीक है। एक्चुअली ये होता क्यों है ये अभी हम देखेंगे, क्योंकि इनके पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं इसलिए ये कलर हो जाते हैं, और एग्रेन्युलोसाइट के पास ग्रेन्यूल्स नॉर्मली जनरली प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये एग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी सी अच्छे से बात कर लेते हैं। तो हमने कौन सी सेल बोला, माइलॉइड सेल, ठीक है। माइलॉइड सेल ने क्या बनाया, डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी किस किस को बोला हमने, 2 चीज़ों को बोला, एक तो बोला ग्रेन्युलोसाइट को, ग्रेन्युलोसाइट को, और एक बोला एग्रेन्युलोसाइट को।
ठीक है। अब ये ग्रेन्यूलोसाइट क्या होते हैं, जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं तो ये तीन तरीके के सेल्स के पास होती हैं हमारे ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें हम अगर एक इसे स्पेशल प्रकार के डाई डालें, इओसिन डाई डालेंगे, क्या करेंगे, इओसिन डाई डालेंगे तो वो कलरफुल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, कलरफुल हो जाएंगे। तो इओसिन क्या होती है, एक एसिडिक डाई होती है और ये डाई का नाम है इओसिन। तो इसी के नाम पे इस सेल का नाम रख दिया हमने इओसिनोफिल। फिल का मतलब क्या है, फिल का मतलब होता है लव। ठीक है, लवर या लव जो भी कह सकते हो आप। तो इओसिनोफिल क्या होते हैं, वो सेल्स जो इओसिन से कलर हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो इओसिन हमारे कलर हो गए। अब कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो एक बेसिक डाई से स्टेन हो जाते हैं। ठीक है, जिनके लिए इओसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बेसिक डाई अगर हम उनमें डालेंगे तो वो कलरफुल हो जाएंगे। तो वो कैसे होते हैं, उनको हम बोल सकते हैं बेसोफिल। उनका नाम रख दिया हमने क्योंकि वो बेसिक डाई से फिल हो रहे हैं, तो बेसोफिल्स। थर्ड वन हम बात करते हैं, एक होते हैं, अब उन पे चाहे तुम इसिनोफिल डाल दो चाहे बेसोफिल डाल दो, वो किसी से भी कलर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो इसकी साइड भी नहीं होते, मतलब दोनों की साइड जो कुछ लोग होते हैं। ठीक है, जिनको ऐसा बोल सकते हैं कि इसिनो साइड की एक दोस्त की साइड भी है, दूसरे दोस्त की साइड भी है, वहाँ की चुगली वहाँ कर देती है। उसके साथ अगर उसके पास पैसे हैं, बेसोफिल के पास पैसे हैं तो बेसोफिल के साथ चली जाएगी, इसिनोफिल के पास पैसे हैं तो इसके साथ चली जाएगी। तो उसको हम इसिनो बेसोफिल कहेंगे तो कैसा रहेगा, बिल्कुल बेकार अजीब सा नाम है। तो हम उसको बोल देते हैं न्यूट्रोफिल्स। क्या बोल देते हैं, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स क्यों बोला, क्योंकि ये किसी भी डाई से क्या हो जाती है, स्टेन हो जाती है, तो इसको बोल दिया हमने न्यूट्रोफिल्स। क्लियर हो गया। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी और बातें कर लेते हैं। चलो पहले हम इसके एग्रेनुलोसाइट भी पढ़ लेंगे यहीं पे। ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो इसको हम छोटा कर देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ठीक, तो हमने ये पढ़ लिया ग्रेन्युलोसाइट, ये कलर हो जाते हैं। अब जो जिनकी बेरंग सी दुनिया है, ठीक है, कौन सी दुनिया है, बेरंग सी दुनिया है जिनकी, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था, ये सेल थी तीनों, एक कलर वाली सेल है। ठीक है, अब ये जो एग्रेन्युलोसाइट हैं, ये आपने जो पढ़े थे वो पढ़े थे दो तरीके के। क्या पढ़े थे, दो तरीके के एग्रेन्युलोसाइट पढ़े थे। सॉरी, आपने पढ़े थे एग्रेन्युलोसाइट में दो तरीके के, हाँ सही पढ़े थे। मोनोसाइट, एक तो होते हैं मोनोसाइट और एक होते हैं लिम्फोसाइट। क्या होते हैं, लिम्फोसाइट। ठीक, लिख लेना आप, साइट लिख लेना। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दो हो गए। अब इनके बारे में क्या खास बात है बताइए, फिर बताइए इनके बारे में कुछ खास बात। अब मोनोसाइट जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये क्या, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट भी क्या होते हैं, ये क्या होता है बेचारे, ब्लैक एंड वाइट होते हैं। दूसरा जो लिम्फोसाइट होते हैं वो भी ब्लैक एंड वाइट होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें कोई भी कलर का स्टेन, ये एग्रेन्यूल, इनके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब मोनोसाइट को तो हम क्या बोल देते हैं, मोनोसाइट को हम एक चीज़ बोलते हैं, इनको बोला जाता है मैक्रोफेजेस। ठीक है, काम अभी हम चलो इनका बाद में पढ़ेंगे। अब लिम्फोसाइट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ तक तो ये सही थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। तो लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट आपने पढ़ी थी दो तरीके की। एक तो पढ़ी थी आपने बी सेल, बी लिम्फोसाइट। अगर आप बी लिम्फोसाइट लिखना चाहें तो बी लिम्फोसाइट लिख लें, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं बी लिम्फ लिख रहा हूँ। ठीक है, बी लिम्फोसाइट। और आपने पढ़ा था दूसरा टी लिम्फ। ठीक है, मैं आपको एक तीसरी चीज़ बता रहा हूँ जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंस है। ठीक, और आपका क्या डाउट है वो भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन इससे पहले इनके थोड़ा सेप वगैरह के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं, सेप वगैरह के बारे में। कैसे पढ़ेंगे, अरे सिंपल पढ़ लेंगे कि भैया बेसोफिल्स कितना परसेंट होता है, इसिनोफिल्स कितना परसेंट होता है, सिंपल सा। तो जो इसिनोफिल्स रहता है, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस रहता है वो कुछ ऐसे हेडफोन शेप का रहता है। ठीक है, ऐसा कैसे रहेगा, हेडफोन शेप का। जो बेसोफिल्स रहता है उसका कैसे रहता है, उसका भी थोड़ा सा ऐसा रहता है, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हम ऐसे नहीं कह सकते इसको कि ये कैसे है, हेडफोन शेप का है। ठीक है, ये थोड़ा अलग ही तरीके का रहता है। तीसरा जो न्यूट्रोफिल्स है,
न्यूट्रोफिल्स के बारे में अलग अलग बातें हैं। ये जब बच्चा होता है तब तो इसमें ऐसे होता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे इसमें लोब्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं मोनोसाइट की। तो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप होता है, किडनी बना लीजिए आप जैसे भी होती है। और जो लास्ट हमारा लिम्फोसाइट रहता है उसका थोड़ा सा बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का अंतर। अब ये क्यों पूछा, क्यों बताया मैंने आपको, क्यों बताया, क्योंकि पहली चीज़ ये दोनों के बारे में जब भी बात करते हैं हम इसिनोफिल और बेसोफिल में, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये 2 लोब्स हैं इसके अंदर। कई बुक्स में बेसोफिल्स को ट्राइलोब्यूलर दिखाया होगा, लेकिन एनसीईआरटी और बाकी सारी बुक्स जितनी भी मेडिकल की बाकी बुक्स हैं उनमें क्या दिखाया गया है इसको 2 लोब्स। मतलब हम ये कह सकते हैं बेसोफिल्स की और इसिनोफिल्स की कितनी लोब होती हैं, 2 लोब्स होती हैं। अब ये न्यूट्रोफिल्स होता है, ये थोड़ा सा बदतमीज़ तरीके का पहले से ही है। क्यों, क्योंकि पहले तो ये कलर किसी से भी हो जाता है, मतलब कोई किसी से भी दोस्ती कर लेता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, इसका जो ये न्यूक्लियस है ये भी कैसा होता है, पहले तो यूनिलोब्यूलर होता है, जैसे जैसे डेवलप होते रहता है इसके लोब अपने लोब बढ़ाते रहता है। क्या बढ़ाते रहता है, अपने लोब बढ़ाते रहता है, ठीक है। मतलब इसके न्यूक्लियस की जो मॉर्फोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा चेंज होते रहती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट। क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट। तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसीलिए इसको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट बोलते हैं, क्योंकि इसके न्यूक्लियस की बदतमीजी की वजह से। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की, कि भैया कौन कितना परसेंटेज रहता है, ठीक है। तो इसकी एक खास बात है, जो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, अगर हम WBC के एक कंटेंट को पढ़ें और तो सबसे ज़्यादा हमको पता लगेगा कि यही जो बदतमीज़ था वही क्या है, सबसे ज़्यादा बॉडी में प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। अब जो बहुत तेज़ होता है वो क्या करता है, सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं उसके बारे में, ठीक है। तो अच्छी चीज़ क्या है इसके बारे में, जब भी आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले यही भागता है। तो सबसे पहले जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है, BSF, यही है बॉर्डर पे, सबसे पहले यही जाएगा जैसे ही एंटीजन आता है, ठीक। अब दूसरा जो होता है, इसके बगल वाला जो बेसोफिल्स है उसकी संख्या बहुत कम होती है, ये सबसे ज़्यादा है, इसके बगल वाला बेसोफिल्स बहुत कम है, 0.5 से 1% तक ये रहता है। और जो ये है ये थोड़ा कम भी कह सकते हैं इसको, 2 to 3% तक ये रहता है हमारा इसिनोफिल्स। तो अब और ये कितना रहता होगा फिर मोनोसाइट, तो मोनोसाइट का हमारा जो परसेंटेज रहता है वो 6 to 8% रहता है, ठीक है। आप जब ये टेबल बनाएंगे तो अच्छे से बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हॉच हो रहा है तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं लिम्फोसाइट कितना रहता है, तो लिम्फोसाइट रहता है 20 to 25%। तो ये हमने पढ़ लिए परसेंटेज, इनका न्यूक्लियस और इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें, ठीक है। अब हम इससे पहले कि आगे बढ़ें और ये क्या क्या काम करते हैं वो देखें, तो इससे पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट क्या है। जो कलर हो जाते हैं स्टेन से वो ग्रेन्युलोसाइट, योसिन एसिटिक डाई से जो हो रहा है इसिनोफिल, बेसिक डाई से जो कलर हो रहा है बेसोफिल्स। जो किसी से भी कलर हो जाता है, किसी से भी कलर का मतलब यहाँ पे आप कलर वर्ड यूज़ मत करना, यहाँ पे आप स्टेन का वर्ड यूज़ करना, ठीक है। तो जो किसी से भी स्टेन हो जाता है वो न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रोफिल्स, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस और लोब्स किसके, न्यूट्रोफिल्स के, ठीक है। तो अगली चीज़ किसके बारे में पढ़ रहे थे हम, बेसोफिल्स के बारे में हमने पढ़ा कि बाइलोब्यूलर किडनी होती है इसकी, ठीक है। और पहली चीज़ हमने पढ़ी इसिनोफिल्स के बारे में कि उसके भी क्या होते हैं, बाइलोब्स होते हैं, ठीक है। तो हमने बात करी कैसे ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट एक दूसरे में डिफ्रेंशिएट रहते हैं, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे इनका क्या क्या परसेंटेज रहता है और ये कैसे कैसे मैच्योर होते हैं, कैसे कैसे काम करेंगे, ठीक, और कैसे कैसे हम किस किस को डिवाइड करेंगे। तो पहले हम ग्रेन्युलोसाइट के बारे में ही बात करते हैं, तो पहले न्यूट्रोफिल्स के बारे में, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं, तो न्यूट्रोफिल्स को हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस। क्या बोलते हैं इनको, मैक्रोफेजेस। ये क्या करती हैं, सबसे पहले जैसे ये यहाँ से गई, ये बोन मैरो थी, बोन मैरो से कहाँ गई, ब्लड में गई, ठीक है। तो ब्लड में क्या करेगी ये, जैसे ही कोई भी एंटीजन आएगा उसको इनगल्फ कर लेगी, उसके चारों साइड से ऐसे जाएगी और उसको इनगल्फ कर लेगी, खा लेगी, ठीक है। छोटा सा आया और उसको इसने इनगल्फ कर लिया, इसीलिए इसको माइक्रोफेजेस बोला जाता है। न्यूट्रोफिल्स को सबसे पहले यही जाती है, यहाँ सबसे ज़्यादा नंबर में यही है। तो आप देखते होंगे जैसे ही कोई
आपके बॉडी में एंटीजन आ जाता है या कहीं पे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो जैसे आप पस निकालते हैं ना, पस, तो सबसे ज़्यादा उसमें जो डेड सेल्स मिलते हैं न्यूट्रोफिल्स के ही मिलते हैं। जो बाहर पस आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा डेड सेल्स भी रहते होंगे WBC के, तो किसके रहते हैं? न्यूट्रोफिल्स के। ठीक, तो ये क्या करती है, ब्लड में जाके सिंपल काम है इसका इनगल्फ कर लेने का। दूसरा आता है हमारे पास बेसोफिल्स। क्या आता है? बेसोफिल्स। ये क्या करता है? ये भी बोन मैरो से, बोन मैरो में मैच्योर हुआ, निकला, मतलब कहाँ गया? ब्लड के अंदर। अब इसका काम वहाँ पे क्या होता है? इसके काम होते हैं 3। ये रिलीज़ करता है, एक तो करता है सेरोटोनिन, कुछ केमिकल रिलीज़ करने का काम है बेसोफिल्स का। एक करता है सेरोटोनिन, एक करता है क्या? हिपेरिन, और एक करता है हिस्टामिन। तो ये 3 तरीके के केमिकल ये क्या करता है? रिलीज़ करता है। कौन? बेसोफिल्स। तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन का तो आपको पता है, इन्फ्लामेशन करवा देते हैं पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है। हिपेरिन का काम क्या होता है? सिंपली हिपेरिन का काम होता है जैसे अगर कहीं पे कट लग गया, ठीक है, तो तभी हिपेरिन काम करता है, हिपेरिन रिलीज़ होगा, तभी रिलीज़ होगा यहाँ पे ब्लड में, ऐसे ही ये घूमते नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये हिपेरिन क्या करेगा? जो हमारी बेसोफिल्स हैं ब्लड में तो प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या कब हिपेरिन का सिक्रीशन करेंगी? जब कहीं पे कट लग गया तो उन्होंने क्या कर दिया? हिपेरिन सीक्रेट कर दिया। या कहीं पे इन्फेक्शन हो गया तो हिस्टामिन सीक्रेट, सेरोटोनिन, पेन वगैरह सारी चीज़ें करवा दी। ठीक है। तो ये काम तो हो गया इनका। यहाँ पे हिपेरिन का काम क्या होता है? एंटी कोगुलेशन का। जैसे ही ब्लड का क्लॉट नहीं बनने देता है। क्या नहीं करने देता? क्लॉट नहीं बनने देता। जैसे ब्लड में अगर जनरली कहीं पे भी क्लॉट बन रहा है तो उसको रोकने का काम करता है हिपेरिन। ठीक है। ब्लड को नॉर्मली फ्लो करने के लिए हेल्प करेगा। तो यहाँ पे तो हमने इसको बोल दिया बेसोफिल्स। अब आपने एक और चीज़ सुनी होगी, मास्ट सेल। क्या सुनी होगी? मास्ट सेल। इसी बेसोफिल्स को, अभी ये ब्लड में था, ये ब्लड की बात कर रहे थे हम, अभी ब्लड में था तो बेसोफिल बोला। अब ये क्या करता है? इसके पास एक कैपेसिटी होती है, ये टिश्यू तक भी पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? टिश्यूज़ तक भी पहुँच जाता है, जहाँ इसको मास्ट सेल के नाम से जाना जाता है। काम इसका सेम रहता है, वहाँ पे भी हिस्टामिन यही 3 चीज़ें सिक्रीशन करेगा। तो बेसोफिल्स हमने जब पढ़ा ब्लड के अंदर तो उसको हमने बोल दिया क्या? बेसोफिल्स। और जब वो चले गया टिश्यूज़ के अंदर तो वही हो गया क्या? मास्ट सेल्स। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि मास्ट सेल्स क्या होता है। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? इसिनोफिल्स, जो हमने पहले पढ़ा था वो तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। इओसिनोफिल्स, ये क्या करता है भैया? फिर इसका क्या काम होता होगा? तो इओसिनोफिल्स का काम है, जैसे आपके कोई इंटेस्टाइन में पैरासाइट इन्फेक्शन आ गया, ठीक है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन मतलब जैसे आपने एक सुना होगा, जब हम 11th-12th में थे तो एस्केरिस सुना था, एक एस्केरिस। ये क्या करता है? मतलब ऐसे हमारी आंत वगैरह में, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में पाया जाता है। ठीक है। और या भी जो भी डायरिया के पॉजिटिव एजेंट, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट प्रेजेंट चले गया, हमारे इन्फेक्शन करवा दिया उसने, तो उसको क्या करेगा? किल करने का काम कौन करेगा? यही इसिनोफिल करेगा। ठीक है। ये तो काम हो गए हमारे, तो इसिनोफिल्स का काम हमारा हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे ग्रेन्युलोसाइट की, सॉरी अग्रेन्युलोसाइट की। तो अग्रेन्युलोसाइट में पहला पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था? मोनोसाइट। मोनोसाइट, ठीक है। तो मोनोसाइट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या होता है? एक टाइप का मैक्रोफेजेस है। क्या है? मैक्रोफेजेस है। अब मैक्रोफेजेस तो हमारा न्यूट्रोफिल भी था, तो मोनोसाइट में क्या अंतर है? एक्चुअली जो मैक्रोफेजेस था वो तो जैसे छोटे छोटे, मतलब ये मैं सिंपल बता रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, वो भी मैक्रोफेजेस था, ये भी मैक्रोफेजेस है। उसमें और इसमें अंतर क्या है? ये मोनोसाइट बहुत ही अपना क्या करता है, जैसे ये सेल है, ठीक है, जैसे इन्फेक्शन जाता है ये अपना साइज़ बहुत बड़ा कर लेता है और इनगल्फ कर लेता है जो भी एंटीजन वगैरह जाते हैं, जबकि न्यूट्रोफिल्स एक एक को खाएगा। ठीक है। जैसे ये इन्फेक्शन आ गया, इसके ऊपर चले गया, एक एंटीजन खा लिया इसने, लेकिन जो मोनोसाइट है वो लार्ज अमाउंट में क्या करता है? मैक्रोफेजेस का काम करता है, फैगोसाइटोसिस का काम करता है। क्लियर हो गया मोनोसाइट इतना? ठीक है। मोनोसाइट के बारे में आपको सिंपल एक ही चीज़ याद रखनी है, ये भी फैगोसाइटोसिस की तरह काम करता है। क्लियर? बाकी हम इनको अगर डीप में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम पढ़ेंगे कहाँ पे? जब हम एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, जब इन्फेक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं जो हमने मोनोसाइट के अलावा दूसरा पढ़ा था एग्रेन्युलोसाइट में, लिम्फोसाइट। क्या पढ़ा था? लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें, ठीक है। आपने मेरे को बताया था कि एक तो होते हैं बीटा सेल्स और एक होते हैं बी सेल्स और एक होता है टी सेल्स।
तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे आपके, इनको हम दूर करेंगे अभी। कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो बी सेल्स का मतलब क्या है, ये बी सेल और टी सेल क्यों रखा गया है इनका नाम, ठीक है। बी सेल तो कहाँ पे मैच्योर होती है, बोन मैरो में। बोन मैरो में ये क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। जबकि टी सेल क्या करती है, इमेच्योर रहती है। जब बोन ब्लड में आती है, ये भी ब्लड में आएगा, ये डायरेक्ट ब्लड में आ गई, ये है ब्लड आपका समझ सपोज। जबकि टी सेल्स जब ब्लड में आती हैं तो वो इमेच्योर रहती हैं, ठीक है। तो फिर कहाँ भेजना पड़ता है उनको, थाइमस में। थाइमस में क्या होता है, ये थाइमस ग्लैंड का काम ही क्या है, इसीलिए टी का मतलब है थाइमस। क्या है, टी का मतलब थाइमस, और बी का मतलब क्या है, बोन मैरो। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बी का मतलब बोन मैरो है तो आप बिल्कुल गलत हैं, लेकिन आपको याद करने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चे को यही पता नहीं होता बी सेल क्या है, टी सेल क्या है। दोनों लिम्फोसाइट हैं, दोनों लिम्फॉइड ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन बता देता हूँ मैं पहले आपको, ठीक। इनसे पहले लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो इन दो सेल्स को बनाते हैं, ठीक है। मतलब जो भी लिम्फॉइड सेल्स होते हैं उनको बनाते हैं। लिम्फॉइड सिस्टम का क्या काम होता है, जो भी कोई भी अगर ऐसा सबसे पहले एंटीबॉडी है, एंटीजन है, तो उसको ट्रैप करने का काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में होता क्या है, दो तरीके के ऑर्गन होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं, दो ही होते हैं, एक होता है थाइमस और एक होता है बोन मैरो। इनको बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन उसके बाद सारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ। जैसे हो गया स्प्लीन हो गया और लिम्फ नोड हो गया, ये सारे, ठीक है। स्प्लीन की बात करते हैं हम इसी में, लिम्फ नोड की बात करते हैं। लिम्फ नोड के अलावा इसमें और क्या प्रेजेंट, टॉन्सिल्स जो आपके होते हैं, ठीक है, टॉन्सिल्स भी इसी में होते हैं। और आपने एक पेयर्स पैचेस पढ़ा होगा। पेयर्स पैचेस कहाँ होते हैं, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन में है तो वहाँ पे क्या होगा, पेयर्स पैचेस होंगे। पेयर्स पैचेस तो इस इंटेस्टाइन में होते हैं, इसको हम माल्ट बोल सकते हैं। अगर आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर आपके इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है, जो हमारे ऐसे कैविटीज़ ऑर्गन होते हैं ना, उन पे मेम्ब्रेन लगी होती है जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है। जैसे ईसोफेगस है हमारा, ठीक है, तो ईसोफेगस के अंदर भी ऐसे ही है। जैसे नोज़ के अंदर भी सारा ट्रैकिया और लंग्स तक ऐसे ही होगा, ठीक है। तो म्यूकस सिक्रेट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे लिम्फ कैसे प्रेजेंट रहेगा, वहाँ से क्या करता है वो, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं तो वहाँ पे माल्ट प्रेजेंट रहता है। मतलब ये भी एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, टॉन्सिल भी लिम्फॉइड ऑर्गन है, लिम्फ नोड भी लिम्फॉइड ऑर्गन है, स्प्लीन भी है, ठीक है। तो प्राइमरी ऑर्गन का काम क्या होता है, सेकेंडरी ऑर्गन का काम क्या होता है। प्राइमरी का काम है मैच्योर करना बस, ठीक है। इनका काम है पर्टिकुलर जगह पे देना, उसको अटैक करना, ठीक है। तो वो कहाँ से होगा, स्प्लीन से होगा, ठीक। तो ये दोनों हमने ऑर्गन पढ़ लिए। अब हम बात कर रहे थे किसकी, बी लिम्फोसाइट की। तो बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में मैच्योर होकर ब्लड में चली जाती है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हमने पढ़ा था टी सेल्स के बारे में। टी सेल क्या होती है, ऐसे मैच्योर नहीं होती, वो पहले थाइमस में जाती है तब मैच्योर होती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जैसे जैसे ये थाइमस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये पहले कैसे होते हैं, धीरे धीरे मैच्योर होती है, और जैसे जैसे ये फिर एज आती है 30-40 तो ये एट्रोपी होने लग जाती है, इसमें छोटी होने लग जाती है, ठीक है। तो छोटी होती है तो क्या होगा, अगर थाइमस छोटी होगी तो क्या होगा, ठीक है, थाइमस छोटी होगी तो फिर मेच्योरेशन कम होगा टी सेल्स का और इन्फेक्शन बढ़ने लगेंगे। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि बच्चों में भी इतनी मैच्योर नहीं रहती है और बड़ों में भी नहीं रहती, बच्चों में धीरे धीरे होती है, ठीक है। तो जैसे हमारे टीनेजर्स हैं या अडल्ट हैं तो उनमें अच्छी खासी इसकी स्ट्रेंथ रहती है, तो वहाँ पर टी लिम्फोसाइट भी अच्छे खासे बनते हैं, अच्छे खासे मैच्योर होंगे तो वहाँ पर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो थाइमस ग्लैंड वहाँ पर ठीक है। लेकिन जैसे ही एल्डरली जाने लगता है इंसान या ओल्ड एज आने लगती है उसकी, तो वहाँ पे क्या होता है, थाइमस ग्लैंड छोटी हो जाती है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हम टी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बीटा सेल्स के बारे में तो बोन मैरो पढ़ना है हमने, ठीक है। और इसमें क्या बनते हैं, बी सेल्स से हमेशा याद रख लेना, बी सेल्स हमेशा क्या बनाती है, या बी लिम्फोसाइट। बी सेल से अब बार बार कन्फ्यूज मत होना, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है, ठीक है। तो बी का नाम चलो मैं बता देता हूँ आपको, बोन मैरो नहीं होता, इस बी की फुल फॉर्म इसकी फुल फॉर्म तो थाइमस होती है, लेकिन बीटा की ये बी लिम्फोसाइट की नहीं होती। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ब्यूरा ऑफ फैब्रिकस। क्या होती है, ब्यूरा ऑफ फैब्रिकस, ठीक है। एक्चुअली ब्यूरा ऑफ फैब्रिकस क्या होता है, ये एक बर्ड में एक ऑर्गन होता है, बर्ड्स में एक ऑर्गन होता है ब्यूरा ऑफ फैब्रिकस, जहाँ पे क्या होता है
उनके जो भी लिम्फोइड सिस्टम है या बीटा लिम्फोसाइट का क्या होता है, मैच्यूरेशन होता है, उसको बोलते हैं क्या, ब्यूरा ऑफ फैब्रिकस। तो वहीं से ये वर्ड लिया गया है, ब्यूरा ऑफ फैब्रिकस, बी लिम्फोसाइट की फुल फॉर्म। तो कहीं पे अगर आए तो ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, ब्यूरा ऑफ फैब्रिकस आपको याद रख लेना, वहाँ पे बोन मैरो भी दिया होगा और ब्यूरा ऑफ फैब्रिकस भी दिया होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात करते हैं हम, पहले टी लिम्फोसाइट की बात कर लेते हैं। टी लिम्फोसाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें भी हैं आपकी, और मैंने एक बताया था आपको एनके सेल्स, ठीक है। मैं वैसे इनका क्लासिफिकेशन मैंने इसीलिए 3 किया है, मैंने लिम्फोसाइट को 3 पार्ट्स में तोड़ा है, किसमें, एक तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एक नेचुरल किलर सेल। तो आप जब डायग्राम बनाएंगे हम लास्ट में तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अब बच्चे कह रहे थे कि सर क्या होता है नेचुरल किलर सेल, हमने बीटा में पढ़ी है, ठीक है, तो वो कैसे पढ़ी है वो भी हम आपको बता देते हैं, सारे कन्फ्यूज़न हम करेंगे दूर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टी सेल्स की। तो बच्चे ये बोल रहे थे सर हमने टी सेल्स के अंदर पढ़ी है या पता नहीं किसके अंदर पढ़ी है, बोल रहे थे। तो यार मुझे आज सेल लिखना नहीं आ रहा। टी सेल्स के अंदर क्या आ रहा था, हमने पढ़ी थी क्या, हमने पढ़ी थी कुछ, क्या होता है इसके अंदर, एनके सेल्स होते हैं, ठीक। लेकिन एनके सेल मैं ये कह रहा हूँ कि अलग होते हैं। क्यों होते हैं? तो पहली सेल टी सेल्स 4 टाइप की होती हैं, टाइम ख़राब नहीं करते, फटाफट पढ़ लेते हैं। एक होती है जो टी लिम्फोसाइट होती हैं, ठीक है, बार बार मैं वो लिख रहा हूँ यार, टी लिम्फोसाइट। तो टी सेल्स क्या होती हैं, इनको बोलते हैं टी सेल्स नहीं बोलते, इनको बोलते हैं, पहली जो सेल होती है टी लिम्फोसाइट के अंदर उसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक सेल। क्या बोलते हैं? साइटोटॉक्सिक सेल। अब ये साइटोटॉक्सिक सेल को ही आप क्या बोलते हो, टी सेल्स, टीसी सेल्स बोलते हो, ठीक है, या टी सेल्स बोलते हो, ठीक। इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, जैसे कोई एंटीजन आया, ठीक है, इनका काम होता है, ये एक एंजाइम सीक्रेट करती है, उसका नाम होता है परफोरिन। क्या होता है? परफोरिन। अब परफोरिन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, परफोरेट करना। तो ये क्या करती है, जैसे कोई एंटीजन आता है उसमें परफोरेट कर देती हैं और बाकी का जो भी मटेरियल है और बाकी की सारी सेल उसके अंदर डाल देती हैं ऐसे। तो परफोरेट करने का जो काम करती है वो है हमारी साइटोटॉक्सिक सेल, ठीक है। साइटोटॉक्सिक सेल को ही हम क्या बोलते हैं, इस साइटोटॉक्सिक सेल इम्यूनिटी को, ये एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है हमें, ठीक है, और सेल्स के साथ काम कर रही है, तो इसको हम बोल देते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोल देते हैं इसको? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब आपको ये साइटोटॉक्सिक सेल नहीं आएगा, आपको पूछा जाएगा कि टी लिम्फोसाइट कौन टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमको, तो आप वहाँ पे या लिख सकते साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी कौन सी है, या कोई भी आएगा तो आप ये लिख सकते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। वो क्या होती है अभी देख लेते हैं। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमको समझ में आ गया। दूसरी, यही जो साइटोटॉक्सिक सेल है जो आपकी ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं, जैसे ही अगर कोई दूसरे बॉडी का ऑर्गन हमारी बॉडी में आता है तो ये उसको पहचानता नहीं है, ठीक है, साइटोटॉक्सिक का काम पहचानने का नहीं है, तो ये क्या कर देता है, उसको किल, कोई भी सेल आएगा तो उसको परफोरेट करके उसके अंदर उसको किल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या इसी की वजह से होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्लियर हो गया इतना? तो ग्राफ्ट रिजेक्शन साइटोटॉक्सिक सेल्स की वजह से ही होता है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब आपने जो बोला था ना मुझे कि नेचुरल किलर सेल बोलते हैं इनको, ठीक है, इनको नेचुरल किलर टी सेल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेचुरल किलर टी सेल्स, क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट के अंडर में आ रही हैं। अब मैंने बोला कि नेचुरल किलर सेल और नेचुरल किलर टी सेल्स में क्या अंतर है, तो एक्चुअली इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, इनके काम एक जैसे होते हैं। लेकिन नेचुरल किलर सेल्स क्या होती है, फिनोटाइपिकली अलग होती है। फिनोटाइपिकली मतलब उसका जो ग्रेन्यूल होता है, वो बड़ा होता है एनकेटी सेल्स के कंपैरिजन में। एनके सेल्स का जो ग्रेन्यूल होता है वो बड़ा होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या होती है, एनकेटी सेल्स एनके सेल्स की पावर को बढ़ा सकते हैं, मतलब ये इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन एनके सेल इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किसी के पास प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए एनके सेल्स को हमने सेपरेट लिखा है, ठीक है। जो आप बहुत सारे बुक्स में भी ये लिखा गया है कि नेचुरल किलर सेल्स ही होती हैं, ठीक है। तो नेचुरल किलर टी सेल्स अलग हैं, इन्हीं को बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल को ही नेचुरल किलर सेल्स भी बोला जाता है कई बार, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि ये वही वाली सेल है, ठीक है। तो नेचुरल किलर सेल्स थोड़ी सी अलग है इससे, ठीक है। काम सारे एक जैसे हैं लेकिन थोड़ा सा, जैसे 2 भाई थे समझ लो, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा काम अलग सा था, तो हमने इसको, जुड़वा भाई हैं इनके काम सेम है, तो हमने इसको अलग रख दिया और इसको अलग रख दिया। तो इसीलिए साइटोटॉक्सिक को नेचुरल किलर टी सेल्स के नाम से जाना जाता है, इसीलिए टी सेल्स के अंदर आती है,
तो साइटोटॉक्सिक सेल्स का हमें पता चल गया, टी लिम्फोसाइट की हमने पहला पढ़ लिया। दूसरी चीज़ क्या पढ़ेंगे हम इसके बारे में, दूसरा जो सेल्स होती है, पहले तो हमने टीसी सेल्स पढ़ ली जिसको साइटोटॉक्सिक बोला, दूसरी सेल्स हम पढ़ रहे हैं हेल्पर सेल। क्या पढ़ रहे हैं, हेल्पर सेल्स। तो हेल्पर सेल्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसके दो ही काम होते हैं। हेल्पर सेल्स का आप समझ गए होंगे क्या, ये भी एक एंजाइम सीक्रेट करता है, जैसे ये परफोरिन एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, ये करता है लिम्फोकाइनिन। लिम्फोकाइनिन, काइनिन का मतलब हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, काइनिन का मतलब होता है मूवमेंट कराना। क्या कराना, मूवमेंट। तो इसका काम ये ज़्यादा कुछ करता तो है नहीं, इसका काम क्या है, ये दो लोगों को एक्टिवेट कराने के लिए भेजता है। इसका काम है भागते रहना, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारी जगह पे क्या होता है, उनका काम कैसा रहता है, उनका काम मेन काम नहीं रहता, उनका काम रहता है कहीं पे जाना, ठीक है। जैसे कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो हॉस्पिटल के बाहर की चीज़ें देखना, दवाइयाँ सपोर्ट प्रोवाइड हो रही है वहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे कॉलेज में रहते हैं कुछ मेंबर्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के, जो यूनिवर्सिटी जाते रहते हैं या जिनको बाहर के काम के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये हमारा हेल्पर सेल है, इसका ये खुद से कुछ नहीं करता, पहले तो ये जाएगा, इसका घूमने का काम है, काइनिन लगा दिया मतलब मूवमेंट का काम है, तो ये सबसे पहले जाएगा बीटा सेल्स के पास में। कुछ सेल तो ये बीटा लिम्फोसाइट के पास भेज देगा, अपने बीटा लिम्फोसाइट के पास भेज देगा कि यहाँ पे जैसे इन्फेक्शन आया जैसे ही, तो इसका काम है बीटा लिम्फोसाइट को इन्फॉर्म कर देना, और दूसरा इन्फॉर्म कर देना साइटोटॉक्सिक सेल को, टीसी सेल्स को, ठीक है। तो टीसी सेल्स तो आके अटैक करेंगी, और ये बीटा लिम्फोसाइट को क्या करेगा, बीटा लिम्फोसाइट क्या बनाती है, वो एंटीबॉडी बनाती है। अभी हम पढ़ेंगे बीटा लिम्फोसाइट के बारे में या बी लिम्फोसाइट के बारे में। और टीसी सेल्स जो साइटोटॉक्सिक सेल है वो क्या कर रही है, अटैक कर रही है। ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, टी लिम्फोसाइट के अंदर। पहला हमने पढ़ा साइटोटॉक्सिक सेल जिसका काम था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो किल करने का काम कर रहा था परफोरेशन से, ठीक है। तो किलर सेल्स भी हमने इनको बोला था, नेचुरल किलर सेल्स या नेचुरल किलर टी सेल्स हमने इनको बोला था। अगला हमने हेल्पर सेल्स की बात करी। हेल्पर सेल्स लिम्फोकाइनिन सीक्रेट करते हैं। लिम्फोकाइनिन का मतलब होता है मूवमेंट करना, तो ये खुद कुछ नहीं करते, बीटा लिम्फोसाइट के पास जाके एंटीबॉडी सीक्रेट करने को बोलते हैं उनसे, या लाने को बोलते हैं, और टीसी सेल्स के पास जाके उनको बोलते हैं आप अटैक करो, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारे तीसरी सेल्स का, दूसरी सेल्स का। अब तीसरी सेल भी आती है एक, अब हम पढ़ रहे हैं तीसरी सेल्स, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सप्रेसिव सेल, ये भी टी लिम्फोसाइट के अंदर आती है, इसको बोलते हैं सप्रेसिव सेल, ठीक है। तो सप्रेसिव सेल का काम क्या होता है, अब कुछ घर में होते हैं जैसे ये एंटीबॉडी आया, सॉरी एंटीजन आया, एक ने इसको मार दिया, दूसरे ने बाकी 2-4 लोग भी बुला लिए, अब इसको कूट रहे हैं दबा के, ठीक है। तो एक घर में सयाना भी होता है जो कहता है यार अब मत मारो इसको, ठीक है, अब मत मारो क्योंकि अब इसको मार दोगे तुम या इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाएगी तो हमारे अपने लोगों को भी लग सकती है। तो सप्रेसिव सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, टी सप्रेसिव बोल सकते हैं, ठीक है। और वो मैंने शायद वहाँ पे हेल्पर सेल ऐसे HC से लिखी थी, तो उसको भी आप क्या लिख लेना, TH लिख लेना, ठीक है। ऐसे करके मेंशन की जाती है क्योंकि टी के अंदर ही H आ रहा है, हेल्पर सेल टी लिम्फोसाइट के अंदर ही आ रहे हैं, तो ये है टी सप्रेसिव सेल। तो ये क्या करती है, सबसे पहला काम इसका क्या होता है, सप्रेसिव सेल का जो भी अटैक हो रहा है अभी, पहले सबसे पहला काम तो रहता है कि हमारे अपने बंदू को चोट ना लगे, प्रिवेंट सेल टू इंजरी, हमारे अपने बंदों को कोई भी इंजरी ना हो या हमारी अपनी सेल को, खुद की सेल को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसका काम किसका है, सप्रेसिव सेल का। दूसरा काम इसका रहता है, अब ये क्या करती है, जो ये दोनों सेल ऊपर थी, एक तो कौन सी सेल थी, साइटोटॉक्सिक सेल थी, और दूसरी हेल्पर सेल थी, इन दोनों को क्या बोलते हैं, अब इनको इनहिबिट करते हैं या ये क्या करते हैं, इनको सप्रेस करने का काम करते हैं, इसीलिए इसका नाम है सप्रेसिव सेल। इसको क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। दो काम हो गए पूरे, ठीक है। अब ये काम रहता है केवल सप्रेसिव का। एक लास्ट टी लिम्फोसाइट के अंदर जो लास्ट सेल आती है उसको बोलते हैं हम, कौन सी सेल बोलते हैं उसको बोलते हैं मेमोरी सेल्स। क्या बोलते हैं, मेमोरी सेल्स। अब मेमोरी सेल्स का मतलब पता है, जैसे हमारे घर में कोई आया, हमने उसकी फ़ोटो खींच ली और 10 साल बाद भी हम उसको देखें, या हमको हमारे घर वालों ने एक बार उसको दिखा दिया, ठीक है, कि ये तुम्हारे फलाने अंकल हैं, चाचा हैं, मामा हैं, ताऊ हैं, और ये हैं, वो अगर 10 साल बाद भी आता है, हम क्या करते हैं, उनको पहचान लेते हैं। तो ऐसे ही टी लिम्फोसाइट के पास कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनका क्या काम होता है, जो पहचानने का काम करती है। अगर सेम इन्फेक्शन दोबारा आता है तो उसको पहचानने का काम कौन करती है, मेमोरी सेल्स करती हैं। ये कहाँ पे रहती है, ये परमानेंटली मेमोरी सेल्स बन जाती हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन आता है उसके बाद बनती हैं, ठीक है। तो उसके बाद बनती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहाँ पे रहना पसंद करेंगी, हमेशा इनको रिम्फॉइड ऑर्गन में रहना होता है,
रिमेन इन लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन में ही क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि जैसे ही कोई अगली बार सेल आएगी तो सबसे पहले मेमोरी सेल उसको जैसे ही पहचान लेगी तो उस हिसाब से बीटा लिम्फोसाइट को वो भेज देगी, उस हिसाब से वो उस एंटीबॉडी को वहाँ पे भेजेगी। तो मेमोरी सेल्स का काम है लिम्फॉइड ऑर्गन्स में रहना, परमानेंटली वहीं पे रहती हैं। और कैसे काम करेंगी, कैसे काम करेंगी? रेडी टू अटैक, हमेशा तैयार रहेंगी अटैक करने के लिए, खुद से अटैक करेंगी और बाकी अपने जो बीटा लिम्फोसाइट है दूसरी तरीके की सेल है उसको बुला लेगी और बाकी अपने साइटोटॉक्सिक सेल को बुला लेगी। ठीक है, तो इसका एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमने पढ़ा था टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट पढ़ा था। तो टी लिम्फोसाइट के अंदर हमने 4 तरीके की सेल पढ़ी थी। सबसे पहले हमने साइटोटॉक्सिक सेल पढ़ी जिसको टीसी सेल या नेचुरल किलर टी सेल भी बोला जाता है। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था ये क्या करती है, परफोरिन हार्मोन सीक्रेट करती है, परफोरिन एंजाइम सीक्रेट करती है, परफोरिन एंजाइम सीक्रेट करती है जो क्या है सेल को जो भी एंटीजन आता है उसको मारने का काम करेगी। दूसरा हमने पढ़ा था हेल्पर सेल। हेल्पर सेल्स को हमने क्या बोला था, वो कौन सा एंजाइम सीक्रेट कर रही थी, लिम्फोकाइनिन। कौन सा, लिम्फोकाइनिन। तो लिम्फोकाइनिन का मतलब हमने पढ़ा था मूवमेंट से, तो इसका काम केवल मूवमेंट का होता है। पहला तो ये कहती है बीटा सेल्स को कि भैया आप बीटा लिम्फोसाइट को बोलती है एंटीबॉडी बनाओ फटाफट से भेजो यहाँ पे। दूसरा है इसको उठाती है जो हमारी साइटोटॉक्सिक सेल है उसको उठाती है, उसको बोलती है तुम अटैक करो। तो 2 तो ये हमने पढ़ ली। तीसरी हमने पढ़ी थी कौन सी, तीसरी हमने पढ़ी थी सप्रेसिव सेल्स। जब बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता है तो बॉडी को लगता है कि अब तो एंटीजन मर गया, लेकिन ये शांत नहीं होते। जो टीसी सेल होते हैं वो शांत नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे गुस्सा आ जाता है तो बहुत गुस्सा आ जाता है ना, फिर किसी को नहीं देखते कि ये कौन है क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्म ना करे, इसको सप्रेस करने का काम क्या करता है, सप्रेसिव सेल्स काम करती हैं। ठीक है, जिनको TS के नाम से भी हम जानते हैं। तो सप्रेसिव सेल्स का हमने भी काम पढ़ लिया, सप्रेसिव टी सेल्स। लास्ट हमारी कौन सी थी, मेमोरी सेल्स। अब जो पूरा का पूरा मामला तो ख़त्म हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा मामला तो ख़त्म हो गया, लेकिन अगली बार वो फिर से ऐसा काम ना करे उसके लिए हमारी मेमोरी सेल्स रहती हैं। ठीक है, तो उन मेमोरी सेल्स को हम वो कहाँ रहती है, लिम्फॉइड ऑर्गन में, और हमेशा तैयार रहती है। तो ये हमने पढ़े थे टी लिम्फोसाइट के अंदर 4 सेल्स। बस इतना ही पढ़ना है, 2 मिनट का काम है। पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब आपको याद हो जाएगा तो इसमें बस रिवीजन में इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बीटा या बी लिम्फोसाइट के बारे में। बार बार बीटा बोल रहा हूँ, अब बी ही लिखिएगा इसको। ठीक है, बी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट का क्या काम होता है फिर बताइए। तो बी लिम्फोसाइट के बारे में हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ने वाले, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट को हमने बोला था ब्यूरा ऑफ फैब्रिकस, इसका नाम होता है ब्यूरा ऑफ फैब्रिकस। मेच्योर कहाँ होता है, बोन मैरो में। अब हम बात कर लेते हैं, ये कुछ 5 टाइप के होते हैं। अगर आपको याद नहीं होता तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, एज MD। ठीक है, एज MD याद रख सकते हैं। ठीक है, एज का मतलब क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं कुछ। तो 5 तरीके के एंटीबॉडीज होते हैं। बीटा लिम्फोसाइट बनाती है एंटीबॉडी। क्या बनाती है, जैसे टी लिम्फोसाइट क्या बना रही थी, सेल्स बना रही थी 4 तरीके के, तो ये बीटा लिम्फोसाइट भी सेल्स एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी बनाएगी IgA, दूसरा IgM, तीसरा पहले IgG की बात कर लेते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग है। ठीक है, IgA और अगला है IgD। 1 2 3 4 कौन सा बच गया, हमारा बच गया IgE। क्लियर है। अब इनके बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे पहला तो देख लीजिएगा। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बीटा लिम्फोसाइट है। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा कि क्या है, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट पहला, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कहाँ पे है। क्लियर हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे कि इसमें चेन कौन सी होती है। ठीक है, कौन सी चेन रहती है इसके अंदर। इसके अंदर चेन पढ़ेंगे, कौन सी चेन रहती है। तीसरी हम इसके बारे में अच्छी बात क्या पढ़ेंगे कि इसका अमाउंट कितना रहता है, कितने नंबर्स रहते हैं। ठीक है, मतलब कितनी चेन प्रेजेंट रहती है या कितनी हैवी रहती है। हैवी पना पढ़ेंगे इसका कि कितना वेट है इसका। ठीक है, वेट पढ़ सकते हैं आप। और लास्ट हम जो चीज़ पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसका परसेंटेज कितना है। अगर हम टोटल WBC लें या हम टोटल बीटा सेल्स की बात करें या टोटल हमने बी लिम्फोसाइट की बात करी, तो उसमें IgG कितना होता है, M कितना होता है, सबसे ज़्यादा कौन होता है, सबसे कम कौन होता है। ठीक है,
तो इतनी बात हम कर लेंगे परसेंटेज के बारे में। तो सबसे पहले आईजीजी कहाँ प्रेजेंट होता है, तो अगर आपको कोई भी पूछे आज के बाद आईजीजी कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये रहता है ब्लड में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड पता है आपको, 2 सेल्स होती है, उनके बीच का जो फ्लूइड है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है ये, ठीक है, आईजीजी। अब दूसरी चीज़ इसके बारे में क्या है कि चेन कौन सी होती है इसमें, ठीक है। तो ये चेन आपके लिए क्वेश्चन है, आप ये सर्च करके बताओगे इसमें चेन कौन सी होती है, केवल ये वाला छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आईजीजी। तीसरी चीज़, अब इसका क्या कितना होता है, वेट की बात करें तो इसका वेट होता है 146,000, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं इसके बारे में, चलो पहले हम लिख लेते हैं परसेंटेज कितना होता है। तो आईजीजी का जो परसेंटेज होता है कितना होता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में यही पाई जाती है, 75 से लेके 80%। अगर आपसे कोई पूछे तो पहला क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, क्या इनमें से पहला क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, तो आईजीजी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहती है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप इससे समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, तो ब्लड में प्रेजेंट रहती है। अब दूसरी चीज़ एम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये भी ब्लड में ही प्रेजेंट रहता है। ब्लड का ये तो ये भी हम ब्लड लिख लेते हैं, चलो इसको, वैसे ब्लड के प्लाज्मा में रहता है, जिसको स्पेसिफिक लिखना है ब्लड में भी कहाँ रहता है तो ब्लड प्लाज्मा लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, इसमें चेन कौन सी होती है, चलो इसकी चेन मैं बता देता हूँ आपको, इसकी चेन होती है म्यू, ठीक है, म्यू चेन होती है इसके अंदर, और ये सबसे हैवीएस्ट होती है। कितनी होती है, हैवीएस्ट, सबसे ज़्यादा जो हैवीएस्ट होगी वो होगी कौन सी चेन, आईजीएम की जो चेन रहती है सबसे हैवी रहती है। परसेंटेज कितना रहता है इसका, फिर परसेंटेज इसका रहता है 5 to 10%, कितना, 5 से लेके 10% तक। दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। तीसरी चीज़ हम बात करते हैं किसकी, तीसरे हम बात करते हैं आईजीए की। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, आईजीए आपने सुना होगा म्यूकस में और म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। म्यूकस मेम्ब्रेन में मतलब अगर मैं कहूँ कि आईजीजी मैंने बोला ब्लड से, ठीक है, यही एक दूसरी चीज़ की आईजीजी के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ, जो आपका प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा को क्रॉस केवल क्या कर सकता है, आईजीजी, इसीलिए ये क्या करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कौन सा, आईजीजी। क्लियर है, ये क्वेश्चन आता है और यही क्वेश्चन आता है, एम्स में भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा, अब हम बात कर रहे थे आईजीए की, किसकी बात कर रहे थे, आईजीए की। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में, इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन आता है, ये किस में पाया जाता है, तो ये आपका जो कोलेस्ट्रम होता है, जो पहला फर्स्ट मिल्क आता है मदर से, ब्रेस्ट मिल्क, उसमें जो पाया जाता है कोलेस्ट्रम में, ठीक है, कोलेस्ट्रम में। मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन कहाँ पे से आएगा, कोलेस्ट्रम में पाया जाता है क्या, आईजीए, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है। तीसरा, इसका परसेंटेज कितना रहता है, तो सॉरी, इसमें चेन कौन सी प्रेजेंट रहती है, तो इसमें प्रेजेंट रहती है अल्फ़ा चेन, ठीक है। अब बात करते हैं इसका वेट कितना होता है, तो इसका ज़्यादा नहीं होता, कम ही रहता है, 385, ठीक है। तो ये पढ़ लिया हमने आईजीए, ठीक है। तो मैंने बोला म्यूकस मेम्ब्रेन, तो आप समझ जाना कि ये कैसे क्रॉस कर सकता है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ कर, जैसे आपको कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन वाली बीमारी हो गई, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारी हो गई, तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, आईजीए पहुँच जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वो म्यूकस मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट रहता है। क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अब इसका परसेंटेज हमने बोला कि 13% तक होता है हमारा क्या, आईजीए, ठीक। अब इसका काम क्या रहता है, सॉरी हाँ 13% रहता है इसका। अब हम बात करते हैं आईजीडी की, आईजीडी, तो आईजीडी कहाँ पे प्रेजेंट रहता है भैया, ये रहता है आपके जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ना, वैसे सारे ही बी लिम्फोसाइट रहते हैं, ठीक है, तो ये उनके कहाँ पे जो बी सेल्स रहते हैं, बी सेल्स रहते हैं, उनके सरफेस पे प्रेजेंट होगा। आईजीडी जो होगा, जो भी बीटा सेल्स है उसके सरफेस पे प्रेजेंट होगा ऐसे, ठीक है। तो हम इसकी स्पेसिफिक लोकेशन कहाँ पे है, बीटा सेल के सरफेस पे, तो बीटा सेल के सरफेस पे है, तो इसका काम रहता है ये एक्टिवेट करता है, क्या करता है, एक्टिवेट करता है बीटा सेल्स को या बीटा लिम्फोसाइट को, एक्टिवेट करने का काम है आईजीडी का। क्लियर हो गया इतना। और इसका अमाउंट, इसमें कौन सी चेन होती है, इसमें रहती है डेल्टा चेन, अमाउंट भी इसका कम ही होता है, वो रहता है कितना, 180,
1,80,000 हो गया ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका परसेंटेज कितना होता है। तो ये IGD जो रहता है बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, तो लेस देन 1% रहता है इसका अमाउंट, ठीक है। तो दोबारा एक बार देख लीजिए, IGE को भी हम बात कर लेते हैं यहीं पे, ये डेल्टा इसी के अंदर है नीचे, ठीक है, IGD के अंदर है। अब हम बात कर लेते हैं E की, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो ये आपके जो बेसोफिल्स होते हैं ना, जो बेसोफिल्स होते हैं, मास्ट सेल होते हैं, वहीं पे प्रेजेंट रहता है। दूसरा, इसमें जो चेन बनती है वो ईटा चेन बनती है, इसको बोलते हैं ई से डिनोट करते हैं, ईटा चेन बनती है। तीसरी चीज़ इसके बारे में, ये रहता है करीब 2 लाख के आसपास, ठीक है। अब उसके 2 लाख या 20 लाख के आसपास, उसके बाद इसका भी परसेंटेज लेस देन 1 ही रहता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पे काम आता है, ये पूछा जाता है इसके बारे में क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो सबसे, जब भी कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होती है तो सबसे पहले कौन आएगा, IgE आएगा। तो ये हमने सारे एंटीबॉडी पढ़ लिए हैं, इनके बारे में हमने पहली चीज़ पढ़ ली थी क्या क्या, हम इसके बारे में एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। हमने सबसे पहले पढ़ा कि क्या इंपॉर्टेंट है, IgG, सबसे इंपॉर्टेंट IgG था, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ठीक है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। और इसका मेन काम क्या है, सबसे हैवी चेन इसमें प्रेजेंट रहती है, क्लियर हो गया था, सॉरी हैवी चेन तो IgM में रहती है। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट इसका प्रेजेंट रहता है, तो सबसे ज़्यादा ये है IgG। और दूसरी चीज़ थी, सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था, दूसरी चीज़ के बारे में थी, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, तो ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है। तो 3 चीज़ें इसके बारे में पढ़ ली थी। दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था IgM, ठीक है। IgM में हमने क्या पढ़ा था कि इसकी सबसे हैवी चेन होती है, क्या होती है, हैवी चेन होती है, ठीक है, ये पढ़ लिया था। तीसरा हमने पढ़ा था IgA के बारे में क्या पढ़ा था, ये म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह में होता है, ठीक है। और जो भी इन्हेलेशन वगैरह से जो भी चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें ये देखता है। इन्हेलेशन से म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा तो इन्हेलेशन से जो भी पैथोजेंस आएंगे उनके साथ फाइट ये करेगा। चौथी बात हमने IgD के बारे में पढ़ी थी, ये ब्लड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट रहता है। IgD के बारे में पढ़ी थी, जो B सेल्स रहते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट रहता है, तो और वहाँ पे क्या करता है, वहीं पे प्रेजेंट रहता है और उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। लास्ट हमने पढ़ा था IgE, ये जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उस टाइम पे रिलीज कौन होता है, IgE रिलीज होता है। तो अब तक मेन हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। वैसे ही इतना सारा ब्लड के अंदर नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं लेके चल रहा हूँ कि कोई डाउट ना रहे आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरा नेचुरल किलर सेल्स की। तो आपने पढ़ लिया होगा जो हमने पढ़ा था TC सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स, वो भी नेचुरल किलर सेल्स की तरह ही काम करते हैं, इसीलिए उनको साइटोटॉक्सिक T सेल्स कहा, सॉरी नेचुरल किलर T सेल्स कहा जाता है, ठीक है। अब आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, NK सेल्स के बीच में और NKT सेल्स के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। तो आप जब पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत डीप पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इनमें ज़्यादा फिनोटाइप का डिफरेंस होता है, पहला। दूसरा, जो NKT सेल्स हैं वो NK सेल्स को एक्टिवेट कर सकती हैं या उनका जो भी स्टिमुलेशन है उनको ज़्यादा बढ़ा सकती हैं, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने किसके बारे में, B लिम्फोसाइट के बारे में, ठीक है। तो हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली। अब हम इनका थोड़ा सा डायग्राम अगर सिंपल सा बनाएं तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले प्लूरीपोटेंट सेल। प्लूरीपोटेंट का मतलब होता है जो अपने जैसे सेल्स बना सके, ठीक है। स्टेम सेल्स, इन्होंने क्या बनाई, 3 सेल्स बनाई। वैसे आपको यहाँ पे 2 ही दिखेंगे कई बार, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ। पहला तो मैंने बोला इरेथ्रॉइड बोल सकते हैं, दूसरा मैंने बोला माइलॉइड, और तीसरा मैं बोल रहा हूँ लिम्फॉइड। क्लियर हो गया, ये WBC की बात कर रहे हैं हम केवल, ठीक है। मतलब यहाँ पे RBC भी आ जाएगा आपका, वो देख लेंगे। तो इरेथ्रॉइड में हमने सबसे पहले देखा था कि एक तो बनती है इरेथ्रोसाइट, क्या बनती है, इरेथ्रोसाइट, और दूसरी तरफ हमारा क्या बना था, मेगा कैरियोसाइट का मतलब क्या होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, मेगा कैरियोसाइट, कैरियो का मतलब बहुत बड़ा न्यूक्लियस, तो मेगा कैरियोसाइट का मतलब बहुत बड़ा न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसके जब बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, या इसको बोलते हो आप प्लेटलेट्स। क्लियर हो गया इतना। अब ये जो इरेथ्रोसाइट है, इरेथ्रोसाइट कैसे बनती है, जब इरेथ्रॉइड के पास विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन B9, B12, ठीक है। अब विटामिन B9 की अगर कमी हो गई तो क्या बनता है, विटामिन
और B12 की कमी हो गई तो क्या बनता है, ठीक है। तो परनीशियस एनीमिया, अगर विटामिन B12 कम हो जाता है तो क्या होगा, परनीशियस एनीमिया देखने को मिलता है हमें, ठीक है। और विटामिन B9 कम हो गया तो आपने सुना होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया B9 की कमी से और B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या है, सिंपल सा, हीमोग्लोबिन का कम होना। हीमोग्लोबिन बनेगा कैसे, जब RBC बनेगा, तो RBC हमारा बन रहा है, यहाँ पे इरेथ्रोपोइटिन आया और ये दो तरीके के विटामिन आए, B9 और B12 और फॉलिक एसिड। इन तीनों ने क्या करा, लगभग इरेथ्रोसाइट हमारा प्रिपेयर कर लिया। इरेथ्रोसाइट कैसे बनता है, जब इसका न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो ये बन जाता है हमारा इरेथ्रोसाइट, या इसको बोलेंगे हम RBC। क्लियर हो गया, ये इरेथ्रोइड से हमारे बन गए प्लेटलेट्स। अब हमारा माइलॉइड और लिम्फोइड सेल्स आते हैं, जो क्या बनाते हैं, माइलॉइड सेल्स और लिम्फोइड सेल्स क्या होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। तो माइलॉइड के अंदर हमारी चीज़ें आती हैं क्या, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तीन चीज़ें पढ़ ली थी। इनको हमने क्या बोला था, इनको हमने बोला था ग्रेन्युलोसाइट। क्या बोला था, ग्रेन्युलोसाइट। अब हमारे पास लिम्फोइड वाला भी सिस्टम था, उसमें हमने पढ़ा था मोनोसाइट, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक तो पढ़ लिया था हमने मोनोसाइट और दूसरा, अब आप इसको लिम्फोइड बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने एक तो पढ़ा था मोनोसाइट और एक पढ़ा था लिम्फोसाइट। मोनोसाइट को तो हमने मैक्रोफेजेस बोल दिया था, जो लिम्फोसाइट था, लिम्फोसाइट, इसके अंदर दो चीज़ें आ रही थी हमारे। लिम्फोसाइट के अंदर हमने तीन चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है। जिसको दो ही लिखनी है, यहाँ पे भी वो दो ही लिख सकता है, इतना इमरजेंसी नहीं है। मैंने NK सेल्स को वहाँ पे आपका थोड़ा सा आपको NK सेल्स और NKT सेल्स के बारे में पता चले, उसके बारे में, दिस इज़ नॉट अ टॉपिक ऑफ, मतलब ऐसा कोई कि हम उसमें डिबेट करें, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो लिम्फोइड सेल्स हमने पढ़ी थी, B सेल्स और T सेल्स। तो हमने इनको मोनोसाइट को और लिम्फोसाइट को, ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को क्या बोल दिया था, एग्रेन्युलोसाइट। क्या बोला था इसको, एग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। इन दोनों को ही मिला के हमने बोला WBC, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कैसे हमारा सेल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया इतना। तो ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट मिलके WBC बनाते हैं। मेगा कैरियोसाइट जो बनता है वो उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उनको हमने प्लेटलेट्स बोला। और इरेथ्रोपोइटिन विटामिन की हेल्प से जब न्यूक्लियस अलग हो गया, पूरा का पूरा बहुत सारी चीज़ें मिच्योर हो गया, उसको बोला हमने RBC। यहाँ हमने B सेल्स को बोला था कि बोन मैरो में ही डेवलप हो जाती है और एंटीबॉडी बनाती है। T सेल्स को बोला हमने 4 तरीके की सेल्स बनाती है जो हमारे फाइट करती हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सेल्स वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वाले में हम पढ़ेंगे ABO ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ेंगे, ABO ब्लड सिस्टम, क्योंकि हम सारा 0 लेवल से स्टार्ट कर चुके हैं और एक एक चीज़ को हम कवर करते हुए जाते हैं। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। क्लास डिसमिस।